चलिए साहब, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रजनन स्वास्थ्य के 50 क्वेश्चन और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चन वंशागति तथा विविधता के सिद्धांतों के, यानी कि जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 विपर्यासी लक्षणों संख्या मटर के पौधे यानी कि पाइसम सैटाइव में कितनी थी? तो 14 थी। नहीं साहब, 7 थी। बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7। ठीक है साहब, करेक्ट आंसर क्या हो गया? 7। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वह कारक या फैक्टर जो मेंडल के अनुसार किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, आजकल उसे क्या कहते हैं? देखो, मेंडल ने उसे क्या कहा था साहब? कारक या फैक्टर कहा था। और आज की तारीख में क्या उसे हम एलील कहते हैं? बिल्कुल नहीं। गुणसूत्र नहीं। जीन, बिल्कुल सही। आज की तारीख में हम उसे क्या बोलते हैं साहब? जीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। यदि एक विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी का स्वयं परागित कराया जाए, कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, तो F2PD में फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? इसका इसके साथ क्रॉस तो क्या आएगा? कैपिटल टी, इसका इसके साथ क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ क्रॉस तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ क्रॉस क्या आएगा? स्मॉल टी। तो आप जानते हैं ये तो कौन हो जाएगा? लंबा हो गया साहब, टॉल। ये भी लंबा हो गया, और ये भी कौन हो गया? लंबा, और ये बौना हो गया। ठीक है साहब, तो उसने पूछा है फिनोटाइपिक, तो 3 तो कितने हो गए साहब? लंबे, और एक क्या हो गया? बौना, क्योंकि फिनोटाइपिक क्या होता है? जो बाहर से दिखता है। तो क्या आ जाएगा? आंसर नंबर 1 यानी कि ए। सामने क्रॉस करके दिखाया है मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मेंडल का पृथक्करण नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पर आधारित है? क्या वो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर है? बिल्कुल नहीं। डाईहाइब्रिड क्रॉस पर कौन सा है? स्वतंत्र अभिविहन का नियम, इंडिपेंडेंट वाला। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिल्कुल सही। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ये आधारित है। चलिए सब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। F1 संकर को समयुग्मजी हेट्रोजाइगस से अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराने को क्या कहते हैं? F1 संकर कौन हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस अप्रभावी जनक, तो ये कौन हो गया? स्मॉल टी। और ऐसी कंडीशन किसके लिए होती है? टेस्ट क्रॉस के लिए। ठीक है, बैक क्रॉस नहीं। किसके लिए होती है? परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का उदाहरण किस पौधे में पाया जाता है? क्या वो मटर है? बिल्कुल भी नहीं साहब। क्या वो स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर? बिल्कुल सही। आंसर कौन हो जाएगा साहब? स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें। मानव में एबीओ रक्त समूह किस प्रकार की वंशगति का उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता नहीं। सह प्रभाविता, कोडोमिनेंसी सही है साहब। बहुविकल्पता बिल्कुल सही है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी दोनों। तो मोर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 4th। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक एकल जीन का एक से अधिक फिनोटाइप प्रभाव दिखाना, यानी कि जो एक जीन है वो एक से ज़्यादा क्या दिखा रहा है साहब? प्रभाव ज़्यादा दिखा रहा है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? क्या वो बहुजीनी है? नहीं, जीन तो एक है। बहुविकल्पता नहीं साहब। क्या वो बहुप्रभाविता है? बहुत सही, बहुप्रभाविता। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसके द्वारा टी.एच. मॉर्गन, ह्यूगो डिब्रिज, सट्टन एंड वॉबरी। करेक्ट आंसर है साहब। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। लिंकेज की खोज किसने की और इस पर प्रयोग किए? और किस पर प्रयोग किए साहब? ठीक है, तो लिंकेज की खोज आप जानते ही हैं। टी.एच. मॉर्गन साहब ने की थी। मेंडल ने की? नहीं, मॉर्गन साहब ने की थी। और किसके ऊपर? ड्रोसोफिला के ऊपर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। लिंकेज के कारण F2PD में अपेक्षा से कम नए संयोजन बनते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? अगर नए संयोजन नहीं आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया? क्या जीन पूल है? नहीं। अनुवांशिक पुनर्संयोजन? नहीं। क्या हो गया साहब? जीन लिंकेज हो गए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अनुवांशिक मानचित्र यानी कि जेनेटिक मैप के पुनर्संयोजन की आवृत्ति किसके बीच की दूरी के अनुपात में होती है? गुणसूत्र और केंद्रक? नहीं। दो संलग्न जीनों के बीच में? बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साहब? दो संलग्न जीनों के बीच में जो दूरी होती है वही जेनेटिक मैप बनाती है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। पुरुष हेट्रोगेमिटी यानी कि मेल हेट्रोगेमिटी किस जीन में पाई जाती है? क्या मनुष्य के अंदर है? बिल्कुल सही। फल मक्खी ड्रोसोफिला में भी मिलती है साहब। और कुछ कीट X0। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है? क्या XXXY होता है? नहीं, ये तो मानवों में होता है। ZZ ZW बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ZZ ZW। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ZZ जो है वो मेल आता है या फिर फीमेल आती है। ठीक है, और ZW जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है या फीमेल को इन केस ऑफ बर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें। मेल फीमेल तो आप जानते ही हैं। ठीक है सर, नर पुरुष। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण का आधार क्या है? एक्स और वाई गुणसूत्र? नहीं, ये मानवों में होता है। एक्स गुणसूत्र और ऑटोसोम के सेट का अनुपात? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोलो तो XY A का अनुपात लिंग निर्धारण करता है। ठीक है,
और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्रोमोसोम के एक या अधिक सेटों की वृद्धि को क्या कहते हैं? तो क्या वो एन्यूप्लॉइडी है? नहीं। यहाँ पे सेट की वृद्धि हो रही है तो क्या कहलाएगी? वो पॉलीप्लॉइडी, आंसर बी। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। थैलीसीमिया किस प्रकार के अनुवांशिक विकार का उदाहरण है? किसकी बात कर रहे हैं साहब? थैलेसीमिया की। और थैलेसीमिया एक क्रोमोसोमल विकार है? नहीं। मेंडेलियन विकार है? नहीं। लिंग सहलग्न विकार है? नहीं। ये कैसा है? ऑटोसोमल अप्रभावी विकार है। ठीक है साहब, तो कैसा है ये? ऑटोसोमल अप्रभावी विकार। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है? ये सब के सब जानते हैं। 13वां नहीं, 18वां नहीं, कौन सा होता है? 21वां गुणसूत्र होता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है साहब ये, और इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं 19वीं की। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का अनुवांशिक विकार है? सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं साहब। क्या ये लिंग संलग्न अप्रभावी है? नहीं। ऑटोसोमल अप्रभावी? बिल्कुल नहीं। ऑटोसोमल अप्रभावी, बिल्कुल सही। ठीक है साहब, आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑटोसोमल अप्रभावी। इंपॉर्टेंट है साहब ये वाला। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार के उत्परिवर्तन, इज दैट मीन्स म्यूटेशन का उदाहरण है? क्या ये एक फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन है? नहीं। क्या ये पॉइंट उत्परिवर्तन है? बिल्कुल सही। क्या है आंसर? पॉइंट उत्परिवर्तन। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। फिनाइल कीटोन्यूरिया किस कारण होता है? यूरिया, क्या बाई गुणसूत्र पर जीन उत्परिवर्तन? नहीं। लीवर में फिनाइल एलानिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी? बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा साहब? होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। वंशावली विश्लेषण पेडिग्री एनालिसिस में पुरुष को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? क्या वृत्त है? नहीं। क्या वर्ग है? बिल्कुल सही। वर्ग से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं साहब, पुरुष को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का विकार है? क्या ये ऑटोसोमल प्रभावी विकार है? नहीं। ऑटोसोमल अप्रभावी? नहीं। लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार है? बिल्कुल सही। ठीक है साहब, लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक वर्णांध पिता और सामान्य माता के पुत्रों में वर्णांधता होने की संभावना कितनी है? एक वर्णांध पिता है यानी कि एक्स बार बाई क्रॉस है साहब, सामान्य माता यानी कि एक्स एक्स। तो पुत्रों की वर्णांधता पूछिए, तो ये देखिए साहब, इसका इसके साथ करते हैं एक्स एक्स आता है, और इसका इसके साथ करते हैं तो क्या आता है? एक्स बार एक्स। इसका इसके साथ किया एक्स बाई, और इसका इसके साथ किया क्या है साहब? एक्स बाई। ठीक है, तो आप जानते हैं ये पुत्री आएगी, ये भी पुत्री आएगी, ये पुत्र है और ये पुत्र है। तो आप देख सकते हैं पुत्र में कोई भी कलर ब्लाइंड्स नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0%। ठीक है साहब, 24 में आंसर क्या हो जाएगा? 0%। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हीमोफीलिया किस गुणसूत्र से संलग्न विकार है? क्या वो ऑटोसोम से संलग्न है? नहीं। बाई गुणसूत्र? नहीं। एक्स गुणसूत्र? बिल्कुल सही। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। मेंडल के किस नियम में जीन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन निहित है? प्रभाविता का नियम? बिल्कुल सही। प्रभाविता के नियम में साथ कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक क्रॉस में 1:1:1:1 का फिनोटाइपिक अनुपात इंगित करता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस? नहीं। किसको क्रॉस करता है साहब? डाई हाइब्रिड क्रॉस को। मोनोहाइब्रिड के लिए क्या आता है? 1:1 आता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस जो है मोनोहाइब्रिड का 1:1 आता है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का क्या आएगा? 1:1:1:1। ठीक है साहब। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। बहुजीनी वंशागति यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मानव में उदाहरण है? तो एबियोरक समूह? नहीं। त्वचा का रंग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं। एक महिला जो हीमोफीलिया की वाहक या कैरियर है, हीमोफीलिया की वाहक या कैरियर ऐसे करके मानेंगे साहब हम, उसका विवाह सामान्य पुरुष से होता है। सामान्य पुरुष, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो उनके पुत्रों में हीमोफीलिया होने की संभावना, तो देखिए इस एक्स का इसके साथ तो एक्स बार एक्स आएगा, इस एक्स का इस बाई के साथ एक्स बार बाई आ गया, इसका इसके साथ एक्स एक्स, और इसका इसके साथ एक्स बाई। तो ये हुआ सा पुत्र, और ये हुआ पुत्र। तो यहाँ पे देखिए इस पुत्र पे ये है कि नहीं है? एक्स बार आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है साहब, देखिए यहाँ से। ठीक है, तो कितने पुत्र हैं? दो। दो में से कितना है? एक। एक कैसा रहा है? हीमोफिलिक आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 50%। ठीक है साहब, देखिए यहाँ पे मैं फास्ट समझा रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखें, मैं आराम से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र संयोजन क्या है? तो आप सबके सब जानते हैं X0 नहीं, XXX नहीं, क्या होता है? XX बाई होता है साहब। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है?
जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित है उसके अंदर नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने हैं साहब? 47 नहीं, 46 नहीं, कितने होते हैं साहब? 45 होते हैं, यानी कि एक गुणसूत्र कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ड्रोसोफिला में संलग्नता यानी कि लिंकेज पर कार्य करने के लिए मॉर्गन ने किस बात का पता लगाया? क्या साहब मॉर्गन साहब ने पता लगाया एक्स संलग्नता का? बिल्कुल। बाई संलग्नता? नहीं। जीन विनिमय का? सही। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? डी हो जाएगा, ए एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 में आंसर डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। यदि दो जीनों के बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमॉर्गन है, तो उन जीनों में पुनर्योजन की अधिकतम संभावना, आप जानते हैं पुनर्संयोजन की जो अधिकतम संभावना है वो कितनी होती है साहब? 50% होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 50% 33 में। और फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34 की। किस जीन को उत्परिवर्तन जो उसके सामान्य कार्य को बाधित करता है कहलाता है? बताइए साहब, क्या वो विलोपन है? नहीं। क्या वो पॉइंट उत्परिवर्तन है? नहीं। लॉस ऑफ फंक्शनल उत्परिवर्तन, क्योंकि सामान्य कार्य को बाधित किया है कि नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करें। वंशावली विश्लेषण में एक युगल को जोड़ने वाली क्षैतिज रेखा, आप जानते हो ऐसे करके नहीं है, जो जोड़ने वाली ये क्षैतिज रेखा है किसको दर्शाती है? बच्चे, संतान? नहीं, ये विवाह या संभोग को प्रदर्शित करती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36 की। मेंडल ने मटर के पौधों में परागण की किस विधि का उपयोग किया? यूज किया स्वपरागण? नहीं, कृत्रिम पर परागण अपने हिसाब से क्रॉस कराए थे साहब। 36 में बी। फिर हम बात करते हैं 37 की। एक विषम युग्मनजी जनक हेट्रोजाइगस पेरेंट द्वारा उत्पादित युग्मकों के प्रकार की संख्या निर्धारण किस सूत्र से किया जा सकता है? 2 की पावर n, जहां n क्या है? विषम युग्मजी लक्षणों की संख्या। फिर हम बात करते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 38 की। सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड को कौन प्रतिस्थापित करता है? प्रोलिन? नहीं, वैलिन। बिल्कुल सही सर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण पुरुषों में कौन सा लक्षण विकसित होता है? क्या बांझपन आता है? बिल्कुल सही। गायनेकोमेस्टिया यानी कि स्तनों का विकास? सही है। अविकसित विसर्ग? सही है। उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा सर? डी 39 में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। मानव बाई गुणसूत्र पर स्थित जीन की वंशागति को क्या कहते हैं? तो क्या वो ऑटोसोमल लिंकेज है? नहीं, हॉलैंड्रिक वंशागति। बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। जब एक ही स्थान पर 3 या 3 से अधिक युग्म विकल्पी एलील्स पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुविकल्पता। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूं, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था के दौरान होता है? मेटाफेज 1? नहीं। एनाफेज 1? नहीं। किस में होता है साहब? पैकाइटीन में। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43 की। गुणसूत्रों के वह भाग जो समजात होमोलोगस नहीं होते हैं उनके बीच के विनिमय को क्या कहते हैं? क्या वो पुनर्संयोजन है? नहीं। क्या वो ट्रांसलोकेशन है? बिल्कुल सही बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। टर्नर सिंड्रोम किस कारण होता है? तो आप जानते ही हैं, क्रोमोसोम के अलगाव में विफलता? नहीं। क्रोमोसोम की हानि? बिल्कुल साहब। लॉस ऑफ क्रोमोसोम क्या कॉज करता है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 45। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक संकर यानी कि मोनोहाइब्रिड संकरण में F2PD का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? F1 जो संकरण आता है वो क्या आता है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इनको हम क्रॉस करा दें, ये F1 में क्या हो जाएगा साहब? सेल्फिंग हो जाएगी। तो आप जानते हैं इसका इसके साथ कराते हैं तो क्या आएगा? कैपिटल टी कैपिटल। इसका इसके साथ कराते हैं क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इसके साथ कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराया स्मॉल टी, तो ये लॉन्ग आ गया साहब, यानी कि लंबा। ये भी क्या है? लंबा है। और ये भी लंबा। और ये कौन सा हो गया साहब? बोना। ठीक है, उसने जीनोटाइपिक पूछा है तो ये प्योर लंबा हो जाएगा, ये इम्प्योर लंबे, और ये प्योर बोना। तो क्या आ जाए? 1:2:1। आंसर बी, एक शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बोना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। यदि ए और बी दो जीन है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमॉर्गन है, सीएम सेंटीमीटर नहीं सेंटीमॉर्गन है, तो इन जीनों के युग्म विकल्पियों में बीच पुनर्संयोजन आवृत्ति क्या होगी? सिंपल है साहब, 30%। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। वर्णांधता से पीड़ित पुरुष का विवाह, ठीक है, एक पुरुष है, जैसे क्या हो रखी है साहब? वर्णांधता बोले तो कलर ब्लाइंडनेस, तो एक्स के ऊपर बार लगा दिया है मैंने, बार यहाँ पे मैं वर्णांधता को प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, सामान्य महिला से होता है जिसके पिता वर्णांध थे। सामान्य महिला जिसके पिता वर्णांध थे, तो पिता वर्णांध है, इसका मतलब इसके भी एक एक्स के ऊपर बार, यानी कि एक्स बार आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि पिता वर्णांध थे। ठीक है, तो उनके सामान्य पुत्र। ठीक है, तो अब देखिए साहब, क्रॉस कराते हैं, इसका इसके साथ होगा तो क्या आएगा? ये पहली पुत्री आएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसका हमने इसके साथ कराया तो ये ऐसे करके आएगा कि नहीं आएगा?
अब हमने इसका इसके साथ कराया तो ये ऐसा आएगा, इसका इसके साथ कराया तो ये ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये, ठीक है। तो ये देखिए, ये पुत्री, ये पुत्री, ये पुत्र, और ये भी कौन है साहब, पुत्र। तो कितने पुत्र को वरदान हो गए साहब, एक हो गया। और पुत्री भी कितनी हो गई, एक। ये भी पुत्री वरदान है, ये कैसी है, वरदान। और ये भी कैसी है, ये पुत्र कैसा है, वरदान। पर उसमें सामान्य पुत्र पूछा है, तो 2 में से कितना आ रहा है, सामान्य, एक। तो कितना आंसर हो जाएगा, 50%। ठीक है साहब। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। एबीओ रक्त समूह में कितने जीनोटाइप संभव हैं, 3, 4, 6। ठीक है साहब, कितने संभव हैं, 6 संभव हैं। क्या आप मुझे 6 बना के दिखा सकते हो, ठीक है, कमेंट में मुझे 6 बना के दिखाइए साहब, ये वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना, क्योंकि उनका छोटा जीवन काल है, सही बात। अनेक स्पष्ट विपर्यासी लक्षण है, सही बात। द्विलिंगी फूल और स्वयंपरागण की अनुपति है, बिल्कुल सही बात। उपरोक्त सभी, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, अप्रभावी युग्म विकल्पी रेसेसिव एलील का फिनोटाइपिक रूप से अभिव्यक्त होना कब संभव है, ठीक है। तो रेसेसिव एलील जो है वो फिनोटाइपिक रूप से कब अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा, विषमयुग्मजी अवस्था में, नहीं। समयुग्मजी प्रभावी अवस्था में, नहीं। समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था में। चलिए साहब, यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन जेनेटिक्स के क्या कर लिए, खत्म कर लिए हैं। मैंने थोड़ा जल्दी कराया है, ये हमने 15 से 17 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जो आपकी समझ में नहीं आया है, जो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, वो आप कमेंट में लिखें। मैं बाकी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, तो इसलिए इन्हें 50 क्वेश्चनों को बार बार देखें।